वाला पार्ट ही सॉल्व किए हैं। आज हम लोग 20 के दूसरा पार्ट से शुरुआत किए हैं और इन क्वेश्चन को देखेंगे पूरा कंप्लीट। आज हम लोग 4F को करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कहता है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। हमें एक खेत दिया है जो कि उसका आकार आयत के जैसा बनाया है। जो खेत है उसका आकार कैसा है? आयत के आकार का है। इसे हम आयत का आकार बोलते हैं। इसको हम बोल सकते हैं आयताकार खेत, ठीक है। आयताकार क्या है? खेत है। तो इसकी छोटी भुजा कौन है? चौड़ाई है। और बड़ी भुजा इसकी कौन है? लंबाई है। इसको हम बड़ी भुजा बोलेंगे। और ये चौड़ाई को हम क्या बोलेंगे? छोटी भुजा। और ये हमारा क्या है? विकर्ण है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अगर ये छोटी भुजा हमारा x मीटर हो तो विकर्ण हमारा क्या बनेगा? x प्लस 60 मीटर बनेगा। आगे क्वेश्चन में कहता है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। बड़ी भुजा हमारी छोटी भुजा से 30 ज़्यादा है तो इसकी लंबाई x प्लस क्या हो जाएगी? 30 मीटर हो जाएगी। ये भी बड़ी भुजा है, इसलिए दोनों अब क्या है? लंबाई है ना, तो ये दोनों सेम होगा। ये चौड़ाई है तो ये भी दोनों सेम होगा, ठीक है। तो हम इस तरह से देखेंगे तो ये मेरा एक आकार बन रहा है समकोण त्रिभुज का, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये त्रिभुज के आकार बन रही है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो मान लेंगे, अगर हमें छोटी भुजा नहीं पता रहेगी तो हम ये ना तो विकर्ण की लंबाई बता सकते हैं और ना ही इसके बड़ी भुजा की लंबाई बता सकते हैं। इसलिए हमको क्या मानना पड़ेगा? पहले छोटी भुजा मानना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है। प्रश्नानुसार जब आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर हो गया तो इसकी विकर्ण क्या है? छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा से 60 मीटर क्या है? अधिक है। इसलिए विकर्ण की लंबाई, जो आयताकार खेत है ना, उसके विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? x प्लस 60 मीटर हो जाएगी। पुनः आयताकार खेत की बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है। कितना अधिक है? 30 मीटर अधिक है, ठीक है। 30 मीटर अधिक है। इसलिए बड़ी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा? x प्लस 30 मीटर, ठीक है भाई। इससे 30 हमें ज़्यादा करना है, छोटी भुजा से 30 ज़्यादा करना है, तो उसमें हम 30 को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। अब हमारे पास एक त्रिभुज बनेगा। चूँकि ये एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, चूँकि ये एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं या निरूपित करते हैं, कुछ लिख सकते हैं, बनाते हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होती है बताइए? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला है। कर्ण जो है ना, इसमें ये जो विकर्ण दिख रहा है टेढ़ा वाला रेखा, इसको कर्ण बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू x प्लस 60 दे दिया है, तो हम x प्लस 60 का होल स्क्वायर करेंगे। लंब जो है इस सीधे वाले रेखा को कहेंगे, जो सीधा खड़ा है, जिसको हम x माने हैं, वही हमारा क्या होगा? लंब। और आधार इसका ये नीचे वाला रेखा होगा, जो बड़ी भुजा के नाम से जाना जा रहा है। इसका नाम है x प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए,
इसको हम तोड़ेंगे x प्लस 60 के होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा, प्लस जब 2ab आप करेंगे तो 2 का x में और 60 में गुणा होगा 120x बन जाएगा। ठीक है, बराबर x का वर्ग x स्क्वायर होगा, यहाँ देखिए x है तो x का वर्ग हम x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस x प्लस 30 के होल स्क्वायर, x प्लस 30 के होल स्क्वायर क्या होगा बताइए, x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2ab करेंगे तो 60x, x स्क्वायर से मेरा x स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पद बचे हैं ये यहीं पर रहेंगे, इन दोनों पदों को बराबर के उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, और इन दोनों को हम बराबर के उधर ले जाएंगे, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 3600, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 120x बराबर में 0। अब देखो एक्स स्क्वायर 60x ये प्लस में है, 120x किस में है, माइनस में, तो इस दोनों का चिन्ह जब अलग अलग होता है तो घटाया जाता है, इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है तो हमको घटाना करना पड़ेगा, लेकिन 60 में से 120 नहीं घटेगा, 120 में से 60 को घटाएंगे, तो जब 120 में से 60 घटाएंगे ना तो माइनस का क्या बचेगा 60x बचेगा, और 900 में से हमें 3600 घटाना है तो माइनस के 2700 बचेगा बराबर का 0। आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये 2700 को हमें दो भागों में तोड़ना है, 2700 को कितने भागों में तोड़ना है, दो भागों में, तो हम इसे 90 गुणे 30 लिख सकते हैं, 90 गुणे 30 क्या होता है 2700, और इसके आगे देखिए माइनस का चिन्ह दिया है तो इन दोनों को घटाना करना है, अगर हम 90 में से 30 को घटा दें तो क्या बचेगा 60 बचेगा, जो कि यही हमको लाना है। तो हम क्या लिखेंगे इसके जगह पर बताइए, 60 के जगह पर लिखेंगे 90 माइनस 30, 90 में से 30 घटेगा तभी तो 60 ही आएगा, बगल में हम किसको लिखेंगे x माइनस 2700 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 90 में गुणा हो जाएगा तो 90x, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस होगा, x का 30 में गुणा करिए 30x माइनस के 2700 बराबर का 0। ठीक है, चलिए अब इधर देखिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके अपना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं और यहाँ से इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्या दिया है बताइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x, तो इन दोनों में मैं x को कॉमन ले लूँ तो x माइनस 90 बनेगा, प्लस इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 30 को, तो x माइनस क्या बनेगा 90 बराबर 0, x माइनस 90 मेरा साथ में हो जाएगा कॉमन, और x प्लस 30 मेरा एक साथ हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 90 मेरा एक साथ कॉमन हो गया, x प्लस 30 मेरा एक साथ हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि x माइनस 90 जो है ना ये 0 के बराबर है, इसलिए x की वैल्यू कितना आ जाएगी 90। इसी प्रकार जो दूसरा ब्रैकेट आपका दिख रहा है उसमें क्या दिया है, x प्लस 30 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 30। कोई भी आकार हो, कोई भी आयताकार खेत हो जाता है, कोई भी चीज़ हो, उसकी लंबाई भुजा की माइनस नहीं हो सकती है, इसलिए क्या है अमान्य है, ऋणात्मक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे अमान्य है। तो x की वैल्यू क्या मानेंगे 90। अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा, अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर 90 मीटर, बड़ी भुजा हमारा x प्लस 30 था, तो 90 में 30 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120 मीटर, और बीकॉर्ड इसका क्या होगा, और यहाँ लिख लीजिए बीकॉर्ड x प्लस 60 था तो 90 में 60 को जोड़ेंगे 150 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 190 मीटर, 120 मीटर और 150 मीटर। ठीक है ना, चलिए तो 20 का हमारा दूसरा क्वेश्चन फाइनल हो गया। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 21 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे 3 क्वेश्चन दिए हैं। कितने क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हैं, और इन तीनों क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का पहला दिया है
ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमें ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिनको जोड़ने पे क्या आवे, 27 आवे। तो यहाँ पर लिख लीजिए, माना दो संख्या x कामा 27 माइनस एक्स है। ठीक है, हमने दो संख्या का माना, एक x माना और दूसरा को क्या माना, 27 माइनस एक्स। इन दोनों संख्या को आप जोड़िए, एक x है और दूसरा क्या है, 27 माइनस एक्स। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो x से x कट जाएगा, इनका योग कितना हो जाएगा, 27। तो क्वेश्चन जैसा बोला है उसके बेस पे हमको मानना पड़ेगा प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में ये बोला है और गुणनफल 182 है, तो हम लिखेंगे चूंकि इन दो संख्याओं का गुणनफल 182 है, इसलिए पहला संख्या मेरा x है, दूसरा संख्या क्या है, 27 माइनस एक्स है। इन दोनों का गुणा करने से यही आएगा, x ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स बराबर 182। x का ब्रैकेट में गुणा करा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, 27x माइनस एक्स का x में होगा तो x स्क्वायर बराबर 182। ये दोनों पदों को बराबर को उधर लेकर जाएंगे तो इनके चिन्ह क्या होंगे, चेंज होंगे। माइनस एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 27x को उधर ले जाएंगे तो माइनस 27x हो जाएगा। इनको हम पक्षांतर कर रहे हैं, ठीक है। और ये अपनी जगह पे है, इसके आगे 182 प्लस का चिन्ह है, इसके आगे बराबर में क्या बचा, 0। फिर से समझ लीजिए, मैंने माइनस एक्स स्क्वायर को बराबर को उधर पक्षांतर कर दिया तो इसका माइनस चिन्ह खत्म होकर प्लस हो जाएगा। प्लस 27x को बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी बराबर को उधर है जिसके आगे प्लस है तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब हम 182 का फैक्टर करेंगे, जोड़ने पे मुझे क्या आना चाहिए, 27। तो 182 का फैक्टर कर लीजिए, 2 से काटेंगे 91 बार में कटेगा, फिर 7 से काटेंगे 13 बार में कटेगा, और फिर 13 से काटेंगे तो फाइनल कट जाएगा। तो 2 सतह कितना होता है बताइए, 14 होती है, और गुणे में क्या मेरे पास बच गया, 13। 14 और 13 का गुणा करने से 182 आएगा, और 14 में 13 को जोड़ लेने से 27 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 x प्लस 182 इक्वल 0। x स्क्वायर माइनस x का 14 में गुणा कर लीजिए, 14x माइनस प्लस का गुणा करने से क्या आएगा, माइनस x का 13 में गुणा कर लिया जाए तो 13x प्लस 182 इक्वल 0। इन दोनों में और इन दोनों में हमको कॉमन लेना है, तो इन दोनों में हमें x कॉमन मिलेगा, x माइनस क्या आ जाएगा, 14 माइनस इन दोनों में हमें 13 कॉमन मिलेगा, तो x माइनस क्या आ जाएगा, 14 बराबर 0। x माइनस 14 को साथ में लिख लेते हैं और x माइनस 13 को एक साथ में लिख लेते हैं, बराबर का 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे चूंकि x माइनस 14 बराबर में 0 है, इसलिए x की वैल्यू 14 आएगी। इसी प्रकार दूसरा ब्रैकेट में मेरा क्या दिया है, x माइनस 13 दिया है बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। तो यहाँ x के दो मान आ रहा है, एक 14 आ रहा है और एक 13 आ रहा है। अतः वह दो संख्या हमारा क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर हम x की वैल्यू 14 लेते हैं, x की वैल्यू क्या लेते हैं, 14, तो यहाँ पे x की जगह मैं 14 लिखूंगा और यहाँ भी x की जगह 14 रखूंगा, तो 27 में से 14 को हम घटाएंगे तो दूसरा संख्या में क्या मिल जाएगा, 13। अतः वह दो संख्या 14, 13 या अगर अब x का मान मैं 14 के जगह पे किसको ले लूँ, 13। भाई x का मान 14 भी निकला था, मैंने 14 ले लिया। अगर x का मान मैं 13 लेता हूँ तो यहाँ पे 13 रखूँगा, यहाँ पर भी 13 रखूँगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 13 और 27 में से 13 को घटाएंगे तो 14। अतः वह दो संख्या 14, 13 या 13, 14 है। यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 21 के पहला को कंप्लीट कर लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 के दूसरा को देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का दूसरा क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 21 के दूसरा में देता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ हम लिखेंगे माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x + 1 है। ठीक है, क्रम से हम ऐसे ही संख्या को लेते हैं। क्रमागत जब कहता है तो ये एक x होता है तो दूसरा x + 1 होगा, एक जुड़ता जाएगा, तीसरा का x + 2 होगा। एक एक को हम जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 के बाद हमें 3 मिलता है, 3 के बाद 4 मिलता है, 4 के बाद 5 मिलता है। ये कैसे मिलता है? एक एक जोड़ने से मिलता है ना नंबर, वैसे यहाँ पर भी एक एक जोड़ना पड़ता है। प्रश्नानुसार में देखिए, चूंकि इनके वर्गों का क्या दिया है? इनके वर्गों का योग, चूंकि इनके वर्गों का योग 365 है। इनके वर्गों का योग कितना है? 365 है। इसलिए जो पहला पूर्णांक है x उसका वर्ग करेंगे, जो दूसरा पूर्णांक है x + 1 उसका वर्ग करेंगे, और इनका जब योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 365। x² + x + 1 के होल स्क्वायर को a + b के होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो x² + 1 का स्क्वायर 1 + 2x बनेगा। आप a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ के देखिएगा, बराबर 365 को इधर उठा के लाएंगे तो माइनस का 365 होगा, बराबर में 0। x² 2 को बन जाएगा, प्लस में मेरे पास 2x है, एक में से 365 को घटाएंगे तो 300 कितना हो जाएगा? 64 बराबर 0। 2 से आप भाग दे दीजिए पूरे समीकरण में, या 2 को कॉमन ले लीजिए, कोई एक कार्य कर सकते हैं। अगर 2 से मैं भाग दे देता हूँ तो x² + x - 182 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 2 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4। पूरे के पूरे हम 2 से भाग दिए। जब 2 से भाग देंगे तो ये 2 कट जाएगा, ये भी 2 कट जाएगा, और ये 2 से कितना बार में कटेगा? 182 बार में। 2 से 0 में भाग करेंगे, 0 आएगा। अब हमें 182 का फैक्टर करना है। देखिए, घटाना करने पे क्या आना चाहिए? इसके आगे 1 होता है, यही आना चाहिए। तो यहाँ 182 का फैक्टर देखिए ऐसे करेंगे, 2 से इसको काटिए, 2 × 9 = 18। फिर से ना इसको 7 से काटिए, 13 × 7 = 91, फिर 13 से काट दीजिए, 2 × 7 कितना होता है? 14, और ये क्या है? 13। 14 में से 13 को अगर हम घटा देते हैं तो 1 आएगा, और इनका गुणा करने से क्या आएगा? 182 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² + 14 - 13x - 182 बराबर 0। x² + x का 14 में गुणा होगा 14x, x का 13 में गुणा होगा 13x - 182 बराबर 0। इन दोनों में मैं x को कॉमन लूँ तो x + 14 बचेगा, माइनस इन दोनों में अगर मैं कॉमन लूँ तो 13 मिलेगा, और x + क्या बचेगा? 14 बराबर 0। x + 14 को हम साथ में रख लेंगे, और x - 13 को एक साथ में रख लेंगे, बराबर 0। चूँकि x + 14 जो दिया है उनके बराबर 0 है, इसलिए x की वैल्यू -14 निकलेगी। +14 को उधर भेजेंगे तो -14 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा अमान्य। क्यों? क्योंकि हमारा ये ऋणात्मक संख्या है, और हमारे क्वेश्चन में ऋणात्मक धनात्मक संख्या की बात चल रही है। इसी प्रकार दूसरा देखिए, ब्रैकेट, इसी प्रकार x - 13 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13, अर्थात 13 जो निकला है ये धनात्मक संख्या है। तो पहला पूर्णांक मेरा x का वैल्यू निकल गया 13, और 13 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 14। अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है बच्चों? 13, 14 है। ठीक है, कैसे 14 निकला पता है? x का मान 13 निकला तो यहाँ मैंने 13 रखा, और यहाँ पर भी 13 रख करके 1 को जोड़ लिया तो 13 और 14 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का दूसरा भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 का तीसरा को देखा जाएगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 के तीसरा को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 के तीसरा में देता है, 21 के तीसरा में देता है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ मान लीजिए कि माना 2 संख्या x और y हैं, माना 2 संख्या
x और y हैं, ठीक है। हमने दो संख्या किसको माना, x और y को प्रश्नानुसार। अब प्रश्न जो कहेगा उसके अनुसार हमें कार्य करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आगे अभी सॉल्व करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा, हम जैसे ही वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप उस वीडियो को देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ढंग को अच्छी तरह से सीख सकते हैं, ठीक है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए क्या बोलता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो हमने ये जो दो संख्या माना है ना x y, इनके वर्गों का अंतर कितना दे रहा है 180। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये दिया है, ठीक है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, चूंकि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है इसलिए x² - y² बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या देता है देखिए, दूसरी बात बोलता है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। इसमें से मान लो कि ये बड़ी संख्या है, सपोज डेट अपने मन में कल्पना कर लो, या मानते समय तुम मान लेना कि माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या है y है, ठीक है। इस तरह सब समझ जाना। तो यहाँ पे बोला है कि बड़ी संख्या का क्या दिया, देखो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या मेरा क्या है y है तो y का वर्ग, बड़ी संख्या के 8 गुना, बड़ी संख्या मेरा क्या है x, इसका 8 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 8x। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, मैंने छोटी संख्या का वर्ग किया तो ये बड़ी संख्या का क गुना के बराबर निकला, 8 गुना के बराबर निकला। ये समीकरण 2 है और ये भी आपको दिया हुआ चीज़ है, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इसकी हिंदी भाव जो बोल रहा है हिंदी को लिखने के बाद तब इस समीकरण को बनाइए। अब मैं समीकरण 1 और 2 से देखूँ, समीकरण 1 व 2 से तो देखिए x² दिख रहा है, माइनस में y² दिख रहा है, तो मैं y² की जगह 8x को लिख सकता हूं क्योंकि y² की वैल्यू 8x के बराबर है, तो इस y² की जगह 8x लिखूंगा बराबर में 180। अब पक्षांतर कर लेते हैं, x² - 8x - 180 बराबर 0। 180 बराबर किधर आ जाएगा, अब 180 को हम दो भागों में तोड़ेंगे तो 18 × 10 बनेगा, 18 दहां में 180 हो जाएगा। 180 क्या कि माइनस चिन्ह है, तो इन दोनों को घटाना करने पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। 18 में से 10 को घटाओगे ये 8 आ जाएगा, तो x² - 8 कैसे आ रहा बताओ, तो 18 में से 10 को घटाया जाएगा, बगल में x - 180 = 0। x² - x का 18 से गुणा 18x माइनस माइनस प्लस x का 10 से गुणा 10x - 180 बराबर 0। इन दोनों में मैं x को कॉमन देख रहा हूँ तो x - 18 बचेगा कॉमन लेने पर, और इन दोनों में 10 मेरा कॉमन है तो x - 18 बचेगा = 0। x - 18 को साथ में लिखेंगे और x + 10 को भी साथ में लिखेंगे बराबर 0। अब देखिए इस तरह से आप लोग बहुत से फैक्टर कर लिए हैं, चूँकि x - 18 मेरा 0 के बराबर है इसलिए x की वैल्यू आएगी 18। x की वैल्यू क्या आएगी 18। दूसरा देखिए इसी प्रकार क्या दिया है x + 10 दिया है और इनके बराबर 0 है इसलिए x की वैल्यू आएगी -10। तो जो ये हमारा संख्या है माइनस वाला ये ऋणात्मक है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे अमान्य है, इसकी कोई मान्य नहीं है, अर्थात x की वैल्यू हम किसको मानेंगे 18 को मानेंगे, किसको मानेंगे 18 को, ठीक है। अतः यहाँ लिख लीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान हम समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी रख सकते हैं क्योंकि हमें y का भी मान निकालना है, दोनों संख्या बतानी है। तो x का मान मैं समीकरण 2 में रख दूं तो बताइए क्या हो जाएगा, y² बराबर 8 गुणे x की जगह पे आप क्या लिखेंगे 18, y² बराबर 18 8 144 होता है, बताइए y² का वर्गमूल y होता है, 144 का वर्गमूल प्लस माइनस क्या होता है 12, तो y की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे 12, ठीक है। प्लस चिन्ह वाले को लेके चलेंगे, माइनस को छोड़ देंगे। अतः वह दो संख्या जो हमने माना था x और y वो क्या निकला, x का मान हमने क्या निकाला है 18 और y का मान क्या निकाला है 12। यही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। आज इसे हम लोग पूरा के पूरा कंप्लीट ही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए। इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। एक कुटीर उद्योग है जो कि एक दिन में कुछ बर्तन को बनाता है। निर्माण करने का मतलब कुछ बर्तनों को बना रहा है। आगे एक विशेष दिन यह देखा गया, एक दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 3 अधिक है। जो बर्तनों को बनाने में, जो बर्तनों के निर्माण करने की लागत है, एक दिन ये देखा गया कि जितना भी बर्तन बनाया जा रहा है उस बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। यदि उस दिन की निर्माण लागत कितनी रुपया थी? 90 रुपये थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। नग किसको कहा जा रहा है? बर्तन को ही कहा जा रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे माना, क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा है बर्तनों की संख्या, तो आप लिख लीजिए माना बर्तनों की संख्या x है, ठीक है। माना बर्तनों की संख्या क्या है? x है। क्योंकि हम जानते नहीं कि उस दिन कितना बर्तन बना था, तो उसकी संख्या क्या मान ली है? x। और प्रत्येक नग की लागत, और प्रत्येक नग की लागत, हमने बोल दिया नग किसको कहा जा रहा है? बर्तन को कहा जा रहा है, ठीक है। प्रत्येक नग की लागत y रुपया है। क्लियर होता है? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में आइए। प्रश्न में देखिए क्या कहता है। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की, जैसे अगर जो हम एक बर्तन को बना रहे हैं तो उसकी लागत कितनी हो रही है? प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या है? x है, ठीक है। बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो ये बताओ प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमने क्या लिया है? y रुपये लिया है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, चूँकि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, चूँकि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। 3 क्या थी? अधिक थी, ठीक है। एक दिन ऐसा देखा गया, इसलिए इससे क्या हमारा समीकरण बनेगा? बताओ प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमने क्या माना है? तो प्रत्येक नग की लागत y रुपया है। वो लागत क्या, किस पर खर्च हो रहा है? निर्माण करने पर खर्च हो रहा है। तो ये जो y है ना, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या है? x। तो बर्तनों की संख्या के 2 गुने, बोला है ना, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने। बर्तनों की संख्या मेरा x है, इसका 2 गुना करोगे तो क्या मिलेगा? 2x। इससे ये 3 अधिक है, ये लागत इससे क्या है? 3 अधिक है। तो दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसलिए इसमें हम 3 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समीकरण नंबर 1 आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। पुनः आगे अब देखेंगे क्या क्वेश्चन वाला कहता है। क्वेश्चन वाला कहता है आगे, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। यहाँ लिख लीजिए, चूँकि लिखिए चूँकि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। इसलिए ध्यान से देखो, अगर हम एक पेन का निर्माण कर रहे हैं और उसमें 5 रुपये खर्च हो रहा है,
तो ऐसे ही अगर जो हम 10 पेन का निर्माण करेंगे तो कितना खर्च आएगा। तो 10 और 5 का गुणा होगा कि नहीं होगा बताओ। 10 और 5 का गुणा होगा तभी ना पता चलेगा 50 रुपये खर्च होगा। तो वही चीज़ है, अगर हम एक बर्तन का निर्माण कर रहे हैं, एक बर्तन का निर्माण कर रहे हैं तो हमारा y रुपया खर्च हो रहा है। अब मैं बर्तन तो जानते नहीं हूँ कि कुल कितना निर्माण हुआ है, तो उसको क्या माने हैं, x माने हैं। तो जब x बर्तन का निर्माण करेंगे तो कितना पैसा खर्च होगा, x और y का गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ 10 और 5 का गुणा करके लिख रहे हो 10 × 5 = 50, वैसे x और y का गुणा करके xy लिखोगे, अर्थात xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 रुपये के बराबर हो जाएगी। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से देखिए, या ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखिए यहाँ पर x लिखा हुआ है, y दिख रहा है, तो y का मान हम 2x + 3 लिखेंगे, बराबर में क्या रहेगा 90। x का गुणा करा दीजिए, 2x² + 2 3 x का 3 में गुणा करेंगे 3x, बराबर किधर आ जाएगा आपका 90, बराबर में 0। अब देखिए इस 90 का हम 2 में गुणा करें तो 90 दूनी कितना हो जाएगी 180। x² के आगे जो संख्या होती है उसका हम इस अचर संख्या में गुणा करते हैं, 180 हो गया, और इसके सामने माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लीजिए। अब इसको हमें 2 भागों में बांटना है कि गुणा करने पर क्या आवे 180 आवे और घटाना करने पर क्या आवे 3 आवे। तो मैं 180 को 15 × 12 लिख सकता हूँ। 15 में 12 की गुणा करने से 180 बनती है। अब 15 में से अगर मैं 12 को घटा दूँ तो मेरे पास 3 भी आ जाएगा। तो ये 3 कैसे आ रहा है आपको पता है ना, 15 में से 12 को घटाने से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, 2x² + 3 कैसे आ रहा है अभी बताए हैं, 15 में से 12 को घटाने से, बगल में x माइनस क्या है 90 बराबर 0। 2x² + x से 15 में गुणा करेंगे तो 15x माइनस x का 12 से करेंगे तो 12x, माइनस में आपका 90 होगा बराबर का 0। इन दोनों में मैं x को कॉमन निकाल लूँ तो 2x + 15 बचेगा, माइनस इन दोनों में मैं 6 को कॉमन निकाल लूँ तो 2x + 15 बचेगा, बराबर 0। 2x + 15 साथ में होगा, x - 6 साथ में होगा, बराबर 0। अब हम 2x + 15 बराबर 0 लिखेंगे, इसलिए 2x की वैल्यू -15 होगी। +15 जब बराबर को उधर जाएगा तो -15 होगा। x का वैल्यू बताइए क्या निकलेगा, -15/2। ये अमान्य होगा क्योंकि बर्तन जो भी बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पूरा बनेगा। इस तरह से आधा नहीं बनेगा। उसके साथ साथ ये ऋणात्मक हो रहा है, बर्तनों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। आगे इसी प्रकार आप देखेंगे दूसरा ब्रैकेट है x - 6 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। x की वैल्यू हमने 6 निकाला। x है क्या चीज़, बर्तनों की संख्या है, अर्थात जो बर्तनों की संख्या है वो 6 निकल के आ गया। अब हमें y का भी मान निकालना है क्योंकि प्रत्येक नग की लागत निकालना है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए इस साइड में, ठीक है, x बराबर 6 समीकरण 1 में या 2 में कहीं रख सकते हैं, मैं 2 में रख देता हूँ। समीकरण 2 में रखने पर तो x की जगह मैं 6 लिखूँगा तो बगल में इसके y है तो y लिखाएगा, बराबर में 90, 6 से 90 कट जाएगा 15 बार में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15। अतः बर्तनों की संख्या बताइए क्या है, बर्तनों की संख्या 6, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है, यहाँ आप निर्माण लागत भी लिख सकते हैं। प्रत्येक नग की लागत हमने y रुपया माना था, y का मान कितना आ गया 15। तो बर्तनों की संख्या 6 और प्रत्येक नग की लागत कितनी है 15 रुपया, यही आपका क्या है आंसर है। आइए अब इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन को देखा जाएगा ना, 23 नंबर ना। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है।
कोई रेलगाड़ी है वो 360 किलोमीटर की दूरी, कितना दूरी बता रहा है बताओ तो? 360 किलोमीटर मान लो सपोर्टेड ये दूरी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ए से मान लो बी तक की दूरी हमने क्या बताया 360 किलोमीटर है। वो एक सामान्य चाल से तय करती है। सामान्य चाल का मतलब होता है कि अपने चाल में ना कोई परिवर्तन नहीं करती है, जिस स्पीड से चलना शुरू की है 360 किलोमीटर तक उसी स्पीड से गई है, ठीक है। तो हम रेलगाड़ी की वह चाल, सामान्य चाल क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सामान्य चाल है, ये ना बढ़ेगा ना घटेगा। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि रेलगाड़ी यह दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती, देखो इसी दूरी को दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है कि अपनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल क्या कर देती, अधिक कर देती, यानी कि अब उसकी चाल x + 5 हो जाएगा। 5 अधिक करने का मतलब ही हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन में कहता है, तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता, ठीक है। इस दूरी को तय करने में 48 मिनट समय क्या लगता, कम, 48 मिनट का टाइम क्या लगता, कम लगता। अब पहले 48 मिनट ज़्यादा लग रहा था, पहले इस दूरी को तय करने में 48 मिनट ज़्यादा लग रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय चाल कम था, अब यहाँ चाल इसका क्या है, बढ़ चुका है। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बताओ ये बात? ये चाल पहले का है और ये चाल बाद में का है, जब अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। बताओ प्रारंभिक चाल ये नीचे वाला है कि ऊपर वाला है, बोलो जल्दी तुम लोग। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल नीचे वाला ऊपर वाला है? ऊपर वाला प्रारंभ में वही चाल हमने माना है, तो लिख लो माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल या प्रारंभिक चाल, कुछ भी लिख सकते हो, सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। हमने रेलगाड़ी की सामान्य चाल का मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्नानुसार में आएंगे तो प्रश्नानुसार में लिखेंगे, चूँकि रेलगाड़ी द्वारा x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, की दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। इसकी चाल क्या है, पहले वाला x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसी स्पीड से वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो कितना समय लगेगा, इस समय को तुम t1 मान लो। क्या मान लो, t1 पहले का टाइम है। समय बराबर सूत्र बताओ क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। इसलिए हम t1 बराबर क्या निकालेंगे, दूरी कितना चल रही है 360, चाल इसका क्या है बालक x, यहाँ लिखा है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि उसकी चाल है x, इतना घंटा समय लगता है पहले कंडीशन में जब उसकी चाल x थी, ठीक है। आगे पुनः रेलगाड़ी अपनी चाल, पुनः रेलगाड़ी क्या करती है, अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर लेती है, है ना। यही तो क्वेश्चन में कहा है, देखो कहा है यदि रेलगाड़ी यह दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती है ना, यहाँ लिखेंगे पुनः रेलगाड़ी अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर लेती है, इसलिए रेलगाड़ी की नई चाल क्या होगी। तो भाई पहले इसकी चाल x थी, अब 5 अधिक कर लिए तो x प्लस कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। तो फिर हम इस समय को t2 मान लेते हैं, दूसरा टाइम है,
और समय बराबर मेरा सूत्र हो जाएगा दूरी बटा चाल। ठीक है, तो बताओ T2 बराबर क्या निकल के आएगा? दूरी तो वही है 360 और इसका चाल हो जाएगा x प्लस 5। ये क्या है बच्चों? घंटा है। क्या है? घंटा। समय का मात्रक क्या होता है? घंटा। अब दोनों समय का मात्रक सेकेंड भी होता है, मिनट भी होता है, घंटा भी होता है। ठीक है, लेकिन इसमें हम समय घंटा को लेके चलेंगे। आगे देखो, अब ये दोनों टाइम ये पहले की चाल से निकला है और ये बाद वाले चाल से निकला है। ठीक है, दोनों अलग अलग चाल से निकाला गया है टाइम को। तो ये जो टाइम है 48 मिनट अधिक लग रहा है कि कम लग रहा है? कम लग रहा है। और यहाँ 48 मिनट अधिक लग रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे हम, चूँकि T1 के बराबर T2 नहीं है, पहले का टाइम और इस समय का टाइम आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि 48 मिनट एक कम समय लिया है दूसरा वाला। तो हम यहाँ 48 मिनट को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब तुम्हें ध्यान ये देना है कि ये समय घंटा में है, ये भी समय घंटा में है, तो हम घंटा में मिनट को नहीं जोड़ेंगे, घंटा को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? तो ये 48 मिनट जो दिया है ना, इसको हम घंटा में कन्वर्ट करेंगे 60 से भाग दे करके। किससे भाग दे करके? 60 से। इस तरह से हम इक्वेशन को अपने बनाएंगे। ठीक है, आगे T1 का मान वहाँ से लिख लेना, 360/x बराबर T2 का मान क्या लिखोगे? 360/x प्लस 5 प्लस इसको हम 12 से काटे, 12 चौका 48 होता है, अब 12×5 60, यानी कि 4 कितना हो गया? 5। ठीक है, 360/x और 360/x प्लस 5 को बराबर किधर ले लेते हैं दोनों को? तो यहाँ मेरे पास रहेगा 360/x माइनस 360/x प्लस 5 बराबर में 4 क्या बचा? 5। ऊपर से हम 360 को कॉमन निकाल दे रहे हैं। क्या कॉमन निकाल दे रहे हैं? 360 को कॉमन निकाल दे रहे हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा? 1/x बचेगा और यहाँ 1/x प्लस 5 बचेगा, बराबर में 4 क्या रहेगा? 5। हम इस 4 के टेबल से 4 × 1 = 4 और इस 4 के टेबल से 360 को काटेंगे, 90 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? x प्लस 5 का 1 में और इस x का इस 1 में गुणा करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर क्या बच गया है? 90 बचा है ना। x प्लस 5 का 1 में गुणा करो, x प्लस 5 होगा, माइनस x का 1 में गुणा करो, x होगा, बटे ये नीचे वाले दोनों का आपस में क्या करो? गुणा करो। तो x² प्लस क्या आएगा? 5x आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। x का हमने x में गुणा किया तो x² हुआ, x का 5 में गुणा करेंगे तो 5x, बराबर में अब मेरे पास क्या बचेगा? 1/5 बचेगा। क्या बचेगा? 1/5। अब देखो यहाँ माइनस x से प्लस x क्या होगा? कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? 5। 5 का गुणा किस में होगा? 90 में। तो 90 पाछे कितना होता है? 450 है ना। 90 का हम 5 में गुणा करेंगे तो 450 हो जाएगा। इसके बटे तुम्हारा है x² प्लस 5x बराबर 1/5। ठीक है, ठीक है, सुनाई दिया? चलो ठीक है, इतना को नोट करो अभी इसको। तो देखिए इसके आगे हम अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 450 बटे हमारा क्या बचा हुआ है? x² प्लस 5x और बराबर में 1 क्या है? 5। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये नीचे वाली संख्या का 1 में गुणा होगा तो यही संख्या आएगा, x² प्लस 5x आएगा। अब 5 का गुणा हम 450 में कराएंगे तो 5 0 0 होता है, 5 5 25 होता है, 5 चौका 20 2 22, यानी 2250 हो जाएगा। अब पक्षांतर करके इधर ले आओ, x² प्लस 5x माइनस 2250 बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 2250 इधर आ चुका है। अब इस 2250 का हम फैक्टर करेंगे, इसको 2 भागों में क्या करेंगे? बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। और इसके आगे घटाना का चिन्ह है तो उन दोनों भागों का घटाना करने पर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। चलो पहले इसको 5 से ही काट दो, 5 चौका 20, 5 5 25, फिर 5 से काट दो, 5 9 45, फिर 5 से काट दो, 18 5 90, है ना। यानी 5 5 25 और 2 से काटो इसको 9 आ जाएगा, फिर 3 से काट दो 3 आ जाएगा और 3 से काट दो पूरा का पूरा कट जाएगा, है ना। देखो 5 5 कितना होता है? 25, 25 दूना कितना होता है? 50।
इन तीनों का गुणा करने से 50 हो जा रहा है ना। और ये जो 5 है इसका गुणा ला के इस 3 में करो, 5 तियाँ 15 तियाँ कितना होगा 45 है ना। 3 3 9 9 5 कितना हो जाएगा 45। यानी इसके 2 भाग 2250 के हम निकाल रहे हैं, तो हमें मिल रहा है 50 गुणे 45। 50 में 45 का गुणा करके चेक करो, 2250 आ रहा है, ठीक है। और इनके आगे कौन सा चिन्ह है, घटाना, यानी कि इन दोनों का घटाना हम करें 50 में से 45 का, तो ये 5 जो दिख रहा आ जाएगा, 50 में से 45 जाए क्या बचेगा 5। क्लियर है ना। हम यहाँ लिख लेंगे x² प्लस 5 कैसे आ रहा है बताओ तो, 50 में से 45 को घटाने से 50 माइनस 45, बगल में x लिख करके माइनस का 2250 इक्वल 0। इसका इसमें गुणा करा लो, x² प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 बराबर 0। इन दोनों में हम कॉमन x को लेंगे तो x प्लस क्या आएगा 50। इन दोनों में हम माइनस 45 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 50 आएगा, ठीक है। x प्लस 50 मेरा साथ में हो जाएगा और x माइनस 45 भी क्या हो जाएगा साथ में, इक्वल 0। अब क्या लिखोगे, चूंकि x प्लस 50 जो है 0 के बराबर है, इसलिए x की वैल्यू आएगी -50। रेलगाड़ी की चाल माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए क्या है अमान्य है। पुनः या इसी प्रकार कुछ भी लिख सकते हो, x माइनस 45 दिख रहा है जिसके बराबर हम 0 को लिखेंगे, इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस 45, ये 45 है, ठीक है। अर्थात रेलगाड़ी की हमने प्रारंभिक चाल पता कर लिया। यहाँ लिख सकते हो, अतः रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल या सामान्य चाल कुछ भी लिख सकते हो, प्रारंभिक चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। चलो सोल्व करो। 24वां क्वेश्चन को देखो तो लो। क्वेश्चन नंबर 24 देता है, यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती। वास्तविक आयु क्या होती है, रियल आयु है ना। वास्तविक मतलब सचमुच की आयु, हकीकत आयु। आयु का मतलब अब उम्र से यहाँ है, ठीक है, क्योंकि वर्ष लिया गया। देखो आय 2 तरह का, एक होता है आय और एक होती है आयु। तो दोनों में डिफरेंट है, ये उम्र से रिलेटेड होता है और ये तुम्हारा इनकम से रिलेटेड होता है, कितना तुम कमा रहे हो, ठीक है। ये इसको इनकम बोल सकते हो, अपना आमदनी बोल सकते हो, क्या तुम कमाते हो, ठीक है। ये नहीं कि इस आय को हम लगेंगे सोच रहे उम्र है, ऐसा नहीं है। आयु होता है, आय होता है, दोनों में अंतर है। चलो तो देखो इसमें बोला है जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी है, ठीक है, मतलब रियल एज से 5 वर्ष छोटी है, छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता है। उसकी वर्तमान आयु क्या है। सिंपल है, पहले इसका वर्तमान आयु मानो, रियल आयु मानो, ठीक है। माना जेबा की वर्तमान आयु x वर्ष है। बाबू नहीं पता है तो हम अज्ञात संख्या मानेंगे, x y z कुछ भी मान सकते हैं, a b c जो मर्जी आता है आप मान सकते हैं। प्रश्नानुसार हमने x को मान लिया है। प्रश्नानुसार में देखो क्या कहा है जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती। वास्तविक आयु बताओ है क्या, x, इससे 5 वर्ष छोटा का हमें करना है तो इसका एज क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। अब देखो 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग, तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के, देखो ये 5 वर्ष छोटी उम्र है ना, तो इसके आयु का जो वर्ग होगा ना वो वास्तविक आयु के 5 गुना। वास्तविक आयु क्या है x का क्या करोगे 5 गुना, उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 अधिक होता है। ये 11 अधिक है तो इसमें 11 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे और बीच में क्या लगा देंगे बराबर। बन गया तुम्हारा इसका समीकरण, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करने से समीकरण आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लो कि जेबा अगर 5 वर्ष छोटी होती, इस समय तो 1 साल की है, तो 5 साल छोटा का मतलब ये कितना हो जाएगी x माइनस 5। तो कंडीशन क्या होता, ये जो एज है ना x माइनस 5, इसका जो वर्ग होगा वास्तविक उम्र के 5 गुने से ये 11 अधिक है। वास्तविक उम्र के 5 गुने से 11 क्या है, तो क्या है दोनों बराबर बोलोगे, नहीं है ना, ये 11 अधिक है इसलिए इसमें 11 को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे बराबर करने के लिए, बस यही है। अब हो जाएगा x माइनस 5 के होल स्क्वायर को तोड़ो, क्या बनेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लिखोगे 25 माइनस 2ab करोगे तो 10x। चलो इन दोनों को इधर उठा लाओ, ये प्लस 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x माइनस का 11 बराबर
ठीक है। आगे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10 5 कितना बनेगा 15x, 11 में 25 में से 11 घटा लेना 14 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 15 को हम 14 प्लस 1 लिखेंगे, साइड में x को लिख करके प्लस 14 बराबर 0। x का ब्रैकेट में गुणा करा लेना, एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस x से कम x प्लस 14 बराबर 0। ठीक है, इस माइनस का प्लस में गुणा करने से माइनस हुआ है। अब इन दोनों में हम कॉमन खोजेंगे तो इन दोनों में x कॉमन मिलेगा और x माइनस 14 बचेगा, और इन दोनों में कॉमन 1 होगा, x माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, जब भी माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये चिन्ह हमारा चेंज हो जाता है। x माइनस 14 मेरा साथ में होगा और x माइनस 1 भी मेरा क्या होगा साथ में होगा, बराबर के 0। अब आगे हम सॉल्व करके x का मान निकालेंगे। चूँकि x माइनस 14 बराबर 0 है इसलिए x की वैल्यू 14 निकला। पुनः x माइनस 1 बराबर 0 है तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 1। एक बात बताओ, अगर जेबा की उम्र 1 साल है, जेबा की उम्र कितनी है 1 साल, तो उसमें से तुम 5 साल छोटा कर सकते हो। जब किसी का एज ऑलरेडी 5 साल का 1 साल का है तो मैं उसमें से 5 साल कैसे घटा सकता हूँ, घटा पाऊँगा नहीं घटा पाऊँगा। तो ये ऑलरेडी 5 से छोटी संख्या 1 है, इसलिए इस एज को हम क्या मानेंगे अमान्य। ठीक, ये 14 जो निकला है ये 5 से बड़ा संख्या है। 14 में से अगर हमें 5 साल कम करना रहे तो हम कर सकते हैं। तो जेबा की वर्तमान उम्र बाबू क्या होगी 14 होगी। अतः जेबा की वर्तमान आयु बराबर 14 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। फर्स्ट